हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो मैं आपके लिए फिर से लाया हूं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान का प्रीवियस ईयर का टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपने इसके पहले दो वीडियो को नहीं देखा है तो जहां मैंने 20 सवाल करवाए हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना हुआ है, वहां पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमि नाशक के रूप में किया जाता है। क्यों? आपको बताना है कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमि नाशक के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि नीम के रस में अजाडिरोक्टिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है, इसलिए नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमि नाशक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेलोप्थिलीन का रंग होता है। तो सामान्य अम्लों की उपस्थिति में फेलोप्थिलीन का रंग रंगहीन होता है। अगर आपसे यही पूछा जाता कि भस्म की उपस्थिति में फेलोप्थिलीन का रंग कैसा होता है तो गुलाबी होता है। भस्म की उपस्थिति में गुलाबी और अम्ल की उपस्थिति में रंगहीन होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। आज जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वर्तमान समय में, उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है तत्वों को, तो उसको तत्वों की परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है। और उसको कितने और उसे किसने वर्गीकृत किया तो मोसले ने वर्गीकृत किया। आपको यह भी याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व है। इनमें से कौन तत्व है जिसकी संयोजकता एक से अधिक है, तो वो तत्व है कॉपर और आयरन दोनों। इसकी संयोजकता एक से अधिक होती है। जैसे कॉपर का संयोजकता 1 और 2 दोनों होता है, और उसी प्रकार आयरन का संयोजकता 2 और 3 होता है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक विकल्प सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। एकल झिल्ली से कौन घिरा हुआ है तो आपको याद रखना है लाइसोसोम घिरा हुआ है, एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। अगर यह भी पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब लाइसोसोम फटता है तो यह संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो देख रहे हैं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको यह भी याद रखना है ध्यान में। अगला सवाल है, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। तो पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना बिंदु श्रवण कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या तो बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं। तो कीटनाशक ये आम तौर पर ये तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कीटनाशक आम तौर पर किस पर कार्य करते हैं, तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। अगला सवाल है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है। तो फलों को पकाने वाले पादप हार्मोन है कौन, एथिलीन है। कौन सा है, एथिलीन है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑन द ओरिजिन नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा। किसने लिखा, डार्विन ने लिखा। और कब लिखा तो 1859 ईस्वी में लिखा। आपको यह भी याद रखना है। और इसे डार्विनवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्विनवाद कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन चालक का मात्रक नहीं हो सकता है। यहां पे चालक नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे चाल लिखा हुआ है, चाल लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन चाल का मात्रक इनमें से नहीं हो सकता है। तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मात्रक हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड भी चाल का मात्रक हो सकता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, लेकिन सेकंड प्रति मीटर ये चाल का मात्रक नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन, डी हो जाएगा। अगला सवाल है,
चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसका क्या होगा? तो जो है किसी भी क्षण उसका वेग समान हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए हो जाएगा, आपको याद रखना। और जो है सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना गुना होता है? तो जो है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो क्या होगा? तो जो है पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती है। तो ध्वनि तरंगे जो है सबसे तीव्र गति से गमन करती है ठोस में। किसमें? तो ठोस में। और सबसे कम गति से गमन करती है गैस में गमन करती है, क्योंकि ध्वनि को जो है गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है। और ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। तो ध्वनि की गति सबसे तेज कहाँ होती है? ठोस में। और सबसे कम गैस में होती है। और निर्वात में ध्वनि चलती है? नहीं चलती है। अगला सवाल है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यह भी पूछा जाता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ओजोन परत में कौन सा गैस छेद करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी है। अगर पूछा जाए कि ओजोन परत हमें किससे बचाता है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। और ओजोन परत का सूत्र पूछे तो O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। अगला सवाल है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया। तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो ये है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 2012 को किया गया। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन भी जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में ही किया गया था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1952 ईस्वी में किया गया। 1992 ईस्वी में किया गया। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2002 में किया गया। कब किया गया? 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। तो यहां से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया 2002 में किया गया दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2012 में किया गया। कहाँ किया गया? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। इतने सवाल बनेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन से बनेंगे, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? जीवाश्म ऊर्जा क्या होता है? जो जीव के अवशेष से बनता है उसी को कहते हैं जीवाश्म ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा जीवाश्म ऊर्जा। कोयला के साथ प्राकृतिक गैस भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है। ये सभी जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि ये सभी जो है जीव से बनते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान देखिए यहाँ पे बोला गया है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है?
1020, लेकिन यहाँ पे ये वाला है ना गलत है, 1020 नहीं होगा, यहाँ पे ये 10 का पावर 20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 का पावर 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 का पावर 20 दिया हुआ है और समय कितना दिया हुआ है? प्रति सेकेंड दिया हुआ है। प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो धारा का मान पूछा है, तो धारा माने आई का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई बराबर होता है Q/T होता है। क्यू मतलब होता है आवेश, तो Q का फॉर्मूला होता है Ni होता है। क्या होता है? Ni, और Ni बटे में T हो जाएगा। अब अगर हम इसको करें तो देखिए, हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, तो Q बराबर अभी हमने I का फॉर्मूला कितना निकाला? Ne/T निकाला। n मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 का पावर 20 दिया हुआ था, गुना E का मतलब होता है एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम होता है, माइनस में 19 कूलाम होता है, और बटे में टी यानी कि समय तो 1 कूलाम 1 सेकेंड दिया हुआ था। अब देखिए हो जाएगा यहाँ पे 1.6 हो जाएगा गुना 10 का पावर 20 में से 10 का पावर 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 बचेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना? 16 एम्पियर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16 एम्पियर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसको काट के 16 एम्पियर कर लीजिए। ऑप्शन बी को काट के जो है यहाँ पे क्या कर लेना है? तो 16 एम्पियर कर लेना है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल हो जाएगा, देखिए अगला सवाल, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं, तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने में एमीटर का प्रयोग और विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो है आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। और अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये सभी सवाल जो है बनते हैं आपके एग्जाम में। अगला सवाल देखिए क्या है, तो अगला सवाल है लेंस का सूत्र। इनमें से कौन लेंस का सूत्र है, आपको ये बताना है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ये होता है लेंस का सूत्र। अगर वही आपसे पूछता है दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है ये होता है, सिर्फ यहाँ पे प्लस लग जाता है। तो ये था साइंस के टॉप 20 सवाल। तो अगर मैं ये सभी सवाल को आपको अच्छे से समझा पाया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद।